एनसीटी सीएचएस सभी कोर्स का डिटेल, सीवीटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, सीवीटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो और वहां से डेमो वीडियो वगैरह चेक करो, है ना। आज का पहला सवाल आपके सामने आ गया। मैं देखता हूं इस सवाल के जवाब सबसे पहले कौन सही जवाब देता है इस सवाल का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। धीरज भी आ गया। इस सवाल के जवाब आप लोग दें। सर आपने जैकेट नहीं पहनी है क्योंकि क्लास लेते समय बहुत गर्मी लगने लगती है, इसीलिए। कई लोग इस सवाल का जवाब दे रहा है डल 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 डल। सभी लोग जवाब दे रहा है। खुशबू का उत्तर आया ऑप्शन नंबर 1। हेलो पूजा, हेलो, कैसी हो आप। प्रियांशु का सी, कई लोग का सी आ रहा है और कई लोग खुशबू बोली है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अरे क्यों तुम्हारे मन में यह सवाल आया, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल के बारे में डिटेल से आप पढ़ लेना, ठीक है। गवर्नर जनरल ये जो टॉपिक है मैंने हालांकि क्लासेस में पढ़ाया है। शांतिपूर्ण विलय नीति का प्रतिपादन किसने किया, यही सवाल है, किस गवर्नर जनरल ने किया। सभी का उत्तर आ रहा है सर उन्हीं के टाइम पे भारत में पहली बार ट्रेन चली। मैं सही हूं या गलत, कमेंट में बताना। क्या उन्हीं के टाइम पे पहली बार भारत में ट्रेन चला। सेकेंड, पोस्ट ऑफिस डाक सेवा की शुरुआत उन्हीं के समय में हुआ। ओके सर। अब बिजली, भारत में जो है बिजली की शुरुआत उन्हीं के समय में हुआ। अब बताइए सर ये तीनों का हम जानते हैं तो काहे नहीं सवाल को सही बनाएंगे। बिल्कुल आप लोग सही बनाओगे क्योंकि आप लोग सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ हो। सब लोग आग लगाइए जिसका जिसका सही जवाब आया। सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं के समय में शांतिपूर्ण विलय की नीति का प्रतिपादन किया गया, इन्हीं के समय में ट्रेन चला, इन्हीं के समय में पोस्ट ऑफिस सेवा शुरू हुआ, इन्हीं के समय में लाइट बिजली। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप सभी को मैंने बताया था 1833 का चार्टर एक्ट, जो पेड कोर्स में होंगे उनको पता होगा, मैंने पढ़ाया था 1833 का अधिनियम, 1833 का एक्ट जो पेड कोर्स में है उनको मैंने पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी मैं बताते रहता हूं, ठीक है। तो ये जो एक्ट आया, इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना। इस प्रकार से भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के। आया समझ में, भारत का। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में जान लिया क्योंकि ये मैं पढ़ाया हूं कि जब 1833 का अधिनियम आया, इस अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। इसके पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब जान लो इसके बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। मैंने बोला भारत में जो कंपटीशन एग्जाम होता है, प्रतियोगिता जो एग्जाम होती है, उसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है प्रतियोगिता एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम का जनक भारत में। सिविल सर्विस, सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड वेलेजरी के बारे में जान लो, लॉर्ड वेलेजरी के बारे में आप लोग जान लो। जैसे इतिहास आप पढ़ते हो तो जानते हो ना, सहायक संधि, सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजरी को कहा जाता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, एकदम रामबाण है, एकदम इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करते जाना, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसके अलावा 1885 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना। तो इस समय भारत का वायसराय कौन था, बताइए कमेंट में कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन है, कौन थे, बताइए कमेंट में। देखता हूं किसको याद है। हाँ जी अभिषेक, बहुत बढ़िया, गुड। मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चला। इस सवाल के जवाब बताइए। अभिषेक का सबसे पहले आया लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। अब खुशबू बता रही एओ हुम। अरे बकलोली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडर था एओ हुम और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। कई लोग सही बताया, जो लोग गलत बताया है याद कर लो। हाँ ये सबके लिए शिवम, सबके लिए। सर जी होमवर्क, होमवर्क दिखाएंगे बाद में, अभी क्लास करो जीके जीएस, ये सबके लिए।
जीरो टू हीरो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये देखो, आपको पता है ना, गांव मोहल्ले में भी लड़ाई होता है, लेकिन उसको हम लोग याद नहीं करेंगे। इतिहास में बहुत भयंकर भयंकर लड़ाई लड़ा गया। जैसे एक लड़ाई उसी में से है जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया। और ये कहाँ का राजा था पता है? उस समय भारत में राजवंश था, उस राजवंश का नाम था गहडवार राजवंश, जिसका राजधानी काशी था, काशी वाराणसी। गहरवार वंश का राजा था जयचंद्र, इसको हरा दिया मोहम्मद गौरी। किस युद्ध में हराया? यह सवाल पूछा जा रहा है। इन विच बैटल डिड मोहम्मद गौरी, ये क्या है? इंग्लिश लगता है गलत है। हाँ, इंग्लिश गलत लिखा हुआ है। इन विच बैटल डिड मोहम्मद गौरी डिफेट जयचंद्र, रिपीटेड हो गया है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, किस बैटल में, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया। अब यहाँ पे ही मैं कई सवाल को निकालने जा रहा हूं, ध्यान देना। सभी लोग क्लास पे ध्यान देना, एकदम फोकस बनाए रखना। अब देखो यहाँ पे आया तराइन का युद्ध। तराइन का जो प्रथम वाला युद्ध हुआ था, फर्स्ट युद्ध, वो 1191 में हुआ था। और तराइन का जो सेकेंड युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ। एकदम इंपोर्टेंट। तराइन का पहला युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। अब किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय या चौहान के बीच, ये दोनों के बीच लड़ा गया। तराइन का ये सवाल कर रहा है किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को हराया। लेकिन अब हम सवाल को क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान देना। पहला क्रिएट हो गया कि तराइन के पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, और ये जीता और ये हार गया। अब तराइन का सेकेंड युद्ध 1192 में हुआ, किसके बीच? और ये भी लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच, इसी के बीच दोबारा हुआ। अब दोबारा होने के बाद क्या हुआ? ये जीत गया, ये हार गया। आया समझ में? चंदावर के युद्ध 1194 में हुआ, ठीक है। और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी हरा दिया। किसको? जयचंद्र को मोहम्मद गौरी हरा दिया, जयचंद्र को। जीता कौन? मोहम्मद गौरी, हारा कौन? जयचंद्र। इसी यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसका सी आया है आंसर? आग लगाओ कमेंट में। अगर सी आपका आंसर आ रहा है तो आग लगाओ कमेंट में। अगर आपका ऑप्शन सी नहीं आ रहा है तो मुझे पानी पीना पड़ेगा। इसमें चुल्लू भर के पानी में कई लोग का सवाल का जवाब गलत है, इसलिए मुझे पानी पीना पड़ा। मेरा सही था। अरे सब लोग आग लगा रहा है, सबका सही था क्या? सबका सही था, सब आग लगा रहा है। जो झूठ बोलेगा उसे कौवा काटेगा, जो भी झूठ बोलेगा उसे कौवा काटेगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो कन्नौज देखो आगे। कन्नौज हमारा फेवरेट सिटी है। कन्नौज में ही घर बनाया जाए, है ना, यहीं पे घर बनाऊंगा। अब आप लोग सही में मत मान लेना, ठीक है। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? और इसी का एक और नाम है बिलग्राम। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये लड़ा गया 1100, अरे ये तो गलत है, 1540 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया हुमायूं के बारे में आप लोग जानते हो। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अब यहां पे आप लोग ध्यान रखो, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। मैं पढ़ाऊं और आप लोग भूल जाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब आप समझना, जो मैं बता रहा हूं समझना कि ये जो हुमायूं था, हुमायूं मुगल राजवंश का दूसरा राजा हुमायूं। और हुमायूं एक ऐसा राजा था जो सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग का ड्रेस पहनता था। ओ मम्मी, इतना ड्रेस पहनता था। सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग का ड्रेस पहनता था हुमायूं। ओ मम्मी कितनी बड़ी बात है। और ये तो है ना,
ज्योतिष पे विश्वास करता था, इसीलिए सप्ताह में 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था। और हुमायूं का जो मकबरा है, टॉम ऑफ हुमायूं, जो कि लोकेटेड कहाँ है, न्यू दिल्ली में, वो भारत का पहला गोल गुंबज है, गोल गुंबज वाला। ये भी ध्यान रखना हुमायूं के बारे में। और इन्होंने 1533 ईस्वी में दीपपनाह नामक स्थान का स्थापना किया। और ये मुगल राजवंश का एक ऐसा राजा है, 2 अलग अलग अवधि में मुगल साम्राज्य का राजा बना, 2 अलग अलग टाइम पीरियड में, 2 अलग अलग टाइम पीरियड में राजा बना हुमायूं। क्योंकि बीच में अफगान साम्राज्य आया था, शेरशाह सूरी का नाम सुने होंगे। आप लोग बताओ भाई, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बताइए कमेंट में, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? कमेंट फटाफट करो भाई। बाबर का बेटा, शेरशाह का मकबरा बताओ भाई तुम लोग। इजी सवाल। सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। बिहार, बिहार में तो सब जानता है। कहाँ है जी शेरशाह का मकबरा? बताइए आप लोग। आकांक्षा का सबसे पहले उत्तर आया है सासाराम। बहुत बढ़िया, गुड। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, शेरशाह का मकबरा। और जो हम लोग रुपया जानते हैं ना, रुपया, वो सबसे पहले शुरू किया शेरशाह सूरी, रुपया। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल है। ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत इन्होंने करवाया। पूरे इंडिया में भूमि को मापने का काम, शुरुआत करने का काम इन्होंने किया, शेरशाह सूरी ने, जो कि हुमायूं को भगाया, मारा पीटा खूब, 2 बार हराया। इसके पहले चौसा के युद्ध में हराया 1539 में। तो ये सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल देखो, मैं आप लोग को करंट अफेयर के सेशन में एक दिन लेके आया था, कई सारे एमसीक्यू तो करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट डे गुजरात? मतलब निम्न में से कौन जो है वर्तमान में गुजरात में स्थित है? गुजरात भारत का एक राज्य है, जो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात है ना। जहां आप लोग जानते हो गिर नेशनल पार्क है, एशियाटिक लायंस के लिए फेमस। तो सवाल ये आया है कि कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जो गुजरात में स्थित है, लोकेटेड है? किसका किसका उत्तर सही आ रहा है? कई लोग डी बता रहा है, कई लोग डी बता रहा है, सब डी, कई लोग बी भी बता रहा था, बंसी। तो हम आप लोग के कहने के बाद डी को लॉक कर रहे हैं, आप लोग के कहने के बाद डी को लॉक कर रहे हैं। ये हड़प्पा कहाँ है जी? ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा, जिसकी खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में। किसने किया? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, जानते हो ना आप लोग। मोहन, और इसका ये भी पाकिस्तान में, इसकी खोज 1922 में किसने किया? राखल दास बनर्जी। अरे सर इतना याद रहेगा, याद करना पड़ेगा। कालीबंगन कहाँ है जी? राजस्थान, यानी इंडिया। और जो बच गया ऑप्शन नंबर डी, लॉक करते हैं। लोथल का एक नाम है, आप सभी लोग जानते हो, लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्यों फेमस है? आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था, यानी कि बंदरगाह, जहां से व्यापार होती थी। इसके अलावा इसका एक और नाम है लघु हड़प्पा। लघु हड़प्पा इज नोन एज लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो अब आप लोग बताओ, जीके जीएस का क्लास में कैसा लग रहा है आप लोग को? पूरा सवाल का पोस्टमार्टम हो रहा है ना जी? मजा आ रहा है ना सबको? पूरा सवाल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, बताइए आप लोग, यस या नो? अनुराग सर, प्रतापगढ़ की धरती से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। आप लोग बताओ जरा। अरे संजना, बहुत देर के बाद तुम दिखी हो। स्वाति, रचना, बहुत बढ़िया। कृष्णा, बताओ भाई कैसे हो तुम लोग? घर में सब लोग ठीक हैं? मम्मी पापा सब लोग ठीक हैं? बताइए। यस सर, बहुत मजा आ रहा है। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके ओके, समझ सकता हूं। पूरे परिवार खुश? बताइए आप लोग, पूरे परिवार खुश? आगे बढ़ा जाए।
सर आप ठीक हो, आप कैसे हो? राधा कुमारी। देखिए राधा, सर आप ठीक हो? मैं ठीक तो नहीं हूँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। वाकई में मैं ये सही सही बता रहा हूँ। मैं चाहता ना तो आज मैं ये जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत भयानक वाला। लेकिन मैं बोला नहीं, आपका क्लास रात वाला रुकना नहीं चाहिए। तो आज मैं सोचा कि नहीं, आपका क्लास कैंसिल ना करूं, तो मैंने नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, हम ठीक ही रहते हैं, है ना। अब खुशी कर रही है, आप कैसे हैं? सब लोग यही पूछो कैसे हैं, सवाल को देखो। मैं कैसू भी रहूं, इससे आप लोग को टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पढ़ाई करनी है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, और आपको पता है कुछ लोग हैं जो ख्याल रखते हैं, तो आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कोई क्लास ऑफ नहीं होगा, क्लास ऑफ हो जाए। हाँ देखिए, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्ता पीरियड। आप सभी को पता है गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है गुप्ता पीरियड, है ना। अब समझिए, गुप्ता पीरियड में महाकवि कालिदास हुए, कालिदास महाकवि। और ये किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत। आ गया समझ में? ये आ गया संस्कृत। अब दूसरा देखो, दूसरा एक सवाल जो मैं बता रहा हूं कि आप लोग जानते हो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, ये भी आप सभी को पता है, समुद्रगुप्त। ये भी आप लोग जानते हो, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो कहा उसका नाम है विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने कहा भारत का नेपोलियन। किसे कहा? समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो अब देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में जब आप जानोगे ना, तो आप पाओगे ये विष्णु भगवान का पूजा करते थे, विष्णु भगवान का पूजा करते थे। इसके अलावा ये संगीत के प्रेमी थे, संगीत प्रेमी। तो यहां से जान लीजिए, यहां से आपको दो चीज समझ में आया होगा, आराम से आया होगा, और आना भी चाहिए, कि कालिदास गुप्ता पीरियड के महाकवि हैं और ये संस्कृत भाषा के कवि हैं। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि गुप्ता पीरियड, गुप्त काल का राजकीय भाषा, तो आप लोग बता दोगे ना संस्कृत, संस्कृत बता दोगे ना जी। और दूसरा, गुप्ता पीरियड के सबसे ज्यादा लोकप्रिय देवता, तो जो समुद्रगुप्त थे ये गुप्ता पीरियड का ही राजा है और ये विष्णु भगवान का उपासक है। तो यहां से भी ध्यान आ गया कि विष्णु भगवान, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सभी को आया समझ में? जो मैं लॉजिक आप लोग के सामने पेश किया कि एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हुए तो कैसे आपको ध्यान रखना है। सर कालिदास संस्कृत की भाषा के महाकवि, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और ये गुप्ता पीरियड के महाकवि थे, इसीलिए कालिदास गुप्ता पीरियड के महाकवि थे संस्कृत भाषा से। तो अगर एग्जाम में सवाल आया कि गुप्ता पीरियड के राजकीय भाषा क्या है, संस्कृत, बना देंगे। अगर ये आएगा कि गुप्ता पीरियड के प्रसिद्ध जो फेमस देवता है उनका क्या नाम है, तो हमको ध्यान में है सर, ध्यान में क्या है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो भगवान विष्णु के उपासक है, यानी विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा पूजा किया जाता था। यस, यू आर राइट। ऐसे करके जब दिमाग लगा के बनाओगे ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो आप तेजी से ग्रो करोगे, तेजी से आगे बढ़ोगे। संस्कृत, सम प्लस कृत, संस्कृत। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वेयर वाज, ये सवाल के जवाब जो बता देगा ना, उसका नाम मैं बोर्ड पे लिखूंगा। बताओ जी, कौन कौन लखनऊ से देख रहे हैं? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग। बताइए, जो इस सवाल के जवाब सही बता देगा मैं उसका नाम लिखूंगा।
किसी का ऑप्शन आया है बी, किसी का ए आ रहा है। ए सबसे पहले किसका आया? विश्वेश्वरी जेना। फिर ए आया है रचना का। फिर ए आया है प्रियांशु, खुशी, सृष्टि, प्रियांशु। कई लोग ए वाला है, कई लोग ए वाला है। अब कौन सही है? अब देखो, सबसे पहले बाबर के बारे में जानो। बाबर 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का स्थापना किया। और मुगल वंश का स्थापना ऐसे ही नहीं किया, उस समय भारत में लोधी राजवंश चल रहा था, लोधी वंश। और इस वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम था इब्राहिम, इब्राहिम लोधी। इसको हराया। इसको कौन हराया? इब्राहिम लोधी को कौन हराया? बाबर। कब हराया? 1526 ईस्वी में। कहाँ हराया? पानीपत के मैदान में। इसीलिए फर्स्ट वार ऑफ पानीपत, ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। 1526 ईस्वी में लड़ा गया। कब? 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इब्राहिम लोधी के बारे में जान लो। ये मिडिवल इंडिया का एक ऐसा राजा, मध्यकालीन भारत का एक ऐसा राजा जो युद्ध के मैदान में मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया। उस राजा का नाम है इब्राहिम लोधी। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो रोज रात 9 बजे लाइव जुड़ना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। और लोधी वंश का, लोधी वंश के बारे में जान लो। फाउंडर कौन था? बहलोल, बहलोल लोधी फाउंडर। और इसका सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो राजा बना उसका नाम था सिकंदर लोधी, जो कि आगरा शहर का स्थापना किया 1503 ईस्वी में, 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया सिकंदर लोधी। तो ये जान लीजिए, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हरा के मुगल वंश का स्थापना किया। फिर 1530 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु किसका जी? बाबर का। बाबर का मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के बाद इसको दफनाया गया। दफनाया गया कहाँ? जान लीजिए, आगरा में। कहाँ जी? आगरा। बहुत सही उत्तर, आगरा। आगरा इज करेक्ट। कहाँ दफनाया गया? आगरा। आगरा में दफनाया गया। लेकिन बट ध्यान दो, केयरफुल रहो। अब देखो, आगरा में दफनाया गया, लेकिन सवाल क्या बोला है? अंतिम में, अंतिम में, यानी इसको 2-2 बार दफनाया गया है क्या? ये तो तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि ये 2-2 बार दफनाया गया है। हाँ जी, 2-2 बार दफनाया गया है। जानो, अंतिम रूप से काबुल में दफनाया गया, काबुल। और काबुल में अंतिम रूप से क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आगरा में, और यहां से इसका शव को निकाला गया और काबुल में जाके दफनाया गया अंतिम रूप से। कहाँ? क्यों? क्योंकि काबुल जो है ना, इनका फेवरेट लोकेशन था। लोकेशन काबुल किनका था जी? तो इनका था, बाबर का। तो अगर आप लोग को मजा आ रहा है तो कमेंट में एक बार आग लगाओ और बताओ कहां से आप लोग लाइव जुड़े हो। उसके बाद हम पूरा, पता है, हर एक सवाल पे मैं 1 घंटा ले सकता हूं सेशन। आप लोग को नहीं पता है, मैं एक सवाल को इतना नस्ते नाबूद कर सकता हूं, इतना पोस्टमार्टम कर सकता हूं, इतना तोड़ सकता हूं, इतना निचोड़ सकता हूं कि एक सवाल पे 1 घंटा सेशन ले सकता हूं। 1 घंटा एक सवाल पे। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते होंगे मेरा एनालिसिस करने का पावर, डिटेल में बताने का पावर, क्योंकि मैं 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं और खूब पढ़ा हूं, पढ़ा भी खूब हूं। इसीलिए मुझे सब क्या याद है, सब क्या याद है। आजमगढ़ से, चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं प्रतापगढ़, वाराणसी से। सर हम बनारस से। आदर्श मिला था हमसे। अरे आदर्श मिला था ना जी शादी में। आदर्श मिला है 2-3 दिन पहले। मिले हो कि नहीं बताओ, यस या नो। आदर्श बहुत देर के बाद लाइव आया है। अयोध्या से हैं सर, रामनगरी जी सर। आदर्श देखो, मैं अभी गया था एक शादी में, जो तुम लोग को बताए थे ना कि एक दोस्त के शादी में जा रहे हैं, तो वहाँ गए थे। ये आदर्श भी आया था। तो वहाँ आया, पैर लगने लगा। मैं बोला पैर नहीं लगते हैं, कोई पैर नहीं लगेगा मुझे। सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सब जो है नमस्ते नमस्ते करो, पैर लगने वाला काम नहीं। ठीक है, मैं जानता हूँ गुरु, ठीक है,
ओडिशा से। सर मैं क्या बताऊं, आप मुझे नहीं पता है जी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखो। बाबर जो है ना अपना एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था बाबरनामा। बाबरनामा एक किताब लिखा, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जान लीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि मुगल डायनेस्टी जो था, मुगल राजवंश, मुगल डायनेस्टी का जो राजकीय भाषा था वो फारसी, लेकिन इन्होंने अपनी किताब को तुर्की भाषा में लिखा, तुर्की भाषा में लिखा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना किताब को किस भाषा में लिखा? तुर्की भाषा में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो राजकीय भाषा था वो था फारसी, लेकिन इन्होंने तुर्की भाषा में लिखा बाबरनामा। अब बाबरनामा जब लिखा ना तो उस किताब में बताया कि उस समय का एक राजा, उस राजा का नाम था कृष्णदेव राय। आप लोग जरूर एक कहानी पढ़े होंगे, एक कहानी पढ़े होंगे बचपन में। उस कहानी का नाम था तेलानी राम, ऐसा ही कुछ, क्या नाम था? तेनाली, ओके याद आ गया, तेनाली राम। इसका कहानी पढ़े होंगे, है ना? इसका कहानी आप लोग पढ़े होंगे। तो खैर आप जान लीजिए, एक तुलुक डायनेस्टी उस समय साउथ इंडिया में चल रहा था, और यानी साउथ इंडिया में ही जान लो। और उस समय एक राजा था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। उस राजा को इन्होंने, किसने? बाबर ने बताया अपने किताब में कि जब मैं भारत आया था तो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा का नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। तो ये आया आप लोगों को समझ में? चलिए, तेनालीराम, यस सर पढ़े हैं। अब मैं अगले सवाल पे चलता हूं। अभी 5 सवाल हुआ, हर एक सवाल में 10-10 सवाल लिख रहा है। हर एक सवाल में कितने? 10 सवाल पोस्टमार्टम होते हैं। सबको बुलाओ भाई। अभी आप नहीं जानते हो, जनरल टेस्ट का नस्ते नाबूद कर देते हैं। हर एक सवाल यहीं से लड़ेगा। द फंडामेंटल ड्यूटी इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वाज टेकन फ्रॉम द, मतलब आप बताइए कि मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी को किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। सबसे पहले जानो मौलिक कर्तव्य अभी कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। कितनी है जी? 11। पहले जब आया उस समय 10, और एक बढ़ गया, और अब कितना हो गया? 11। अब यहां पे ध्यान से अब समझो, यहां से जब आया था तो कब आया? तो ये आया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसको मिनी संविधान के रूप में कहते हैं। मौलिक कर्तव्य आया उस समय 10 आया, और एक जो ऐड हुआ वो 2002 ईस्वी में ऐड हुआ 86वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें ये कहा गया 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं ईयर्स, वो सब फ्री में उसको पढ़ना जरूरी है, अनिवार्य रूप से पढ़ना है और निःशुल्क पढ़ाई करना। तो ये 11वां था, ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य। अब देखो 11 हो गया, तो अगर एग्जाम में सवाल आएगा कि मूल मतलब जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया उस समय इसकी संख्या कितनी थी? 10। अभी कितना है? अब 11। किस देश से लिया गया है ये सवाल पूछा। लेकिन आप ये जान लो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। एक समिति बना था, उस समिति का नाम था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति के अनुशंसा पे मौलिक कर्तव्य को हमारे देश के संविधान में ऐड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है जी, एकदम रामबाण। किस समिति के अनुशंसा पे? तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे ऐड किया गया। अब कहां से लिया गया? तो ये लिया गया कहां से? रसिया से, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। चलिए, सभी को लगता है थोड़ा बहुत आज का क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज की क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लग रहा है ऐसा।
अमित क्या बोल रहा, मैं किसी को नहीं जानता, है ना। इस सवाल का जवाब आप लोगों ने दिया सही। अब यहां सवाल आया ऑप्शन में ब्रिटेन इंग्लैंड, यहां से लिया गया संसदीय प्रणाली, ये जान लीजिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो लिया गया ब्रिटेन से। अब यहां से अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, ये सब जान लीजिए, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा सोर्सेस ऑफ संविधान में। अब मैं अगला सवाल पे चलता हूं, सवाल संख्या 7 पे। बहुत गर्मी लगने लगा है, लगता है बुखार आ गया है क्या। चलिए हिमांशु, चलिए इस सवाल का सही जवाब, और ये सवाल बहुत ज़्यादा था लेकिन ये आज के सेशन का अंतिम सवाल होगा, इसीलिए आप लोग इस सवाल को एकदम ध्यान से देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में, इस सेशन में नदी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। नदी के बारे में जान लीजिए, गंगा नदी के बारे में। भारत के साथ किस देश की लंबी, विच कंट्री शेयर्स ए लॉन्ग बॉर्डर विथ इंडिया, तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, इसके अनुसार। और कितना 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। और अब हम जो बताने वाले हैं जानना आप लोग, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है उसका क्या है, पाक स्ट्रेट, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये किसके किसके बीच है, इंडिया और श्रीलंका। इंडिया और चाइना के बीच क्या है जी, मैकमोहन रेखा। अब आगे देख लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, ये आप सभी लोगों को पता है ना। आप कहेंगे सर इंडिया और बांग्लादेश भी बता दो, यस, जीरो लाइन, इंडिया और बांग्लादेश जीरो लाइन। और इंडिया का एक राज्य है त्रिपुरा, इंडिया। तो ये जान लीजिएगा कि कौन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में सवाल आता है, भर भर के आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। और अब आप लोग बताइए कि क्या नदी के बारे में जो मैं बताना चाहता हूं वो बताऊं या रहने दूं, कि अगले क्लास में, मतलब कल की क्लास में बताऊं। आप लोग बता दीजिए। इसका स्थापना 1947 में हुआ और इसका 1916 में, और ये तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। आप लोग बताइए, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं बहुत थका थका सा लग रहा हूं। रहने दीजिए, बता दीजिए क्या करूं मैं रहने देता हूं, ठीक है, मैं रहने देता हूं। और इस क्लास का आप लोग नोट्स बनाते रहिए, इस क्लास का आप लोग क्या कीजिए, नोट्स बनाते रहिए। आज की क्लास को मैं रहने देता हूं क्योंकि आज थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप बोल सकते हो, रख सकते हो। सर मुझे लग रहा है आपको ठंडी लगी है, जिसका ये बात सृष्टि सही कह रही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा कपड़े बहुत कम पहनता हूँ, मतलब स्टाइल में रहने वाला इंसान हूँ, इसीलिए मजाक कर रहा हूँ जी, ऐसा नहीं है। हाँ, थैंक यू फॉर केयरेंस। हाँ जी, मैं अगले क्लास में, और आदर्श आप मन से पढ़िएगा। मैं बोला था आपकी दीदी को कि आपसे मैं मिल के जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं भोजन मैं इतना प्लेट में ले लिया। वहाँ शादी में मैं जाता हूँ ना, तो मेरा ध्यान खाने पे रहता है। मैं पहले ही आप लोग को बता दूं कि मैं शादी विवाह में जाता हूँ तो मेरा ध्यान खाने पे रहता है। मैं गया, अब जानते हो जितना आइटम था सब आइटम मैं अपने थाली पे ले लिया, मेरा थाली गया भर। फिर मैं सोचा मैं कहाँ बैठ के खाऊं, तो विकास सर, सूरज सर सब लोग गए थे, फिर बैठ के आराम से खाना खाया। हेरो भैया आप हीरो लग रहे हैं, थैंक यू।
इसका पीडीएफ नहीं मिलता है, इसका पीडीएफ नहीं मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू आप लोगों को। और आप लोग पढ़िएगा, मैं इसका नोट्स बनाइएगा। ये जो मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ इसका नोट्स आप लोग प्रिपेयर करिए, है ना। ऐसा नहीं, प्रिपेयर नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा। आप लोग को प्रिपेयर करना है इसका नोट्स, ठीक है ना। हाँ, वीडियो भेजूंगा, डांस वाला वीडियो, ठीक है, मैं भेज दूंगा डांस वाला वीडियो। आप लोग का डिमांड है तो मैं ज़रूर भेजूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एकदम मन से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक ना, बिल्कुल। चलिए, बाय बाय।